अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस्म बसात हाजिर खिदमत हैं। मैंने पूछा, ये लड़की मेरे घर में मेरी छत के नीचे क्या कर रही। वो तन फन करता उसके सर पर सवार हुआ था और हाथ से पकड़कर खींचा था उसे। हाथ छोड़ो अशल उसका, उसे मैं लाया हूँ। आसन उसके हाथ से घालिए का हाथ छुड़वाया था। क्यों क्यों लाए हैं आप उसे? उसने फिर से आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा था जब वो आसन के पीछे जाकर छुप गई और उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिए था। क्यों लाए हैं आप उसे, यही तो पूछ रहा हूँ। क्यों हर बार आप मेरी बात की मुखालफत करते हैं? आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है या दुख नहीं रहा? वो अब आसन के पीछे पूरी तरह छुप गई थी। उसका गुस्सा उसकी जान हलकान कर रहा था। अब उसने फिर से पकड़कर उसे पटकना शुरू कर दिया तो पहले उसकी कमर लहू लुहान हुई थी। उसके जिस्म का पूर पूर जल रहा था, दुख रहा था और टांगों में इतनी लग्जश थी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और तुम पीछे क्यों खड़ी? छुप कर बाहर निकलो। तुम मेरे भाई को अपने बेगुनाही का यकीन दिला सकती हो, मगर मुझे तुम्हारी हर शादराना चाल का इल्म है। उसने पीछे जाते बाजू से पकड़कर उसे सोफे पर पटका था कि वो लहराती हुई सोफे पर गिरी थी। अशल प्लीज़, मार जाएगी वो, रहम करो। मफाते ने हाथ जोड़ते उस तक जाते कहा था। शर्ट आप, उंगली उठाकर वार्न करते उसने मफाते को जहाँ थी वहीं रुकने का इशारा किया था। उसकी आंखों में खून था। फिर सोफे पर टांग रखकर घालिए पर झुका था। इससे पहले वो उसे मजीद कुछ कहता आसन उस तक आया था। अशल, आई सेड स्टॉप इट, इंसान बनो। उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे पीछे किया था। किस बात की तरफदारी कर रहे हैं आप? इस लड़की की। हाँ, आपको उसके किए करतूत नजर नहीं आ रहे? क्यों उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है? उसको देखता हूँ तो बेबस महसूस करता हूँ। काश ये लड़की कभी हमारी ज़िंदगी में आई ही ना होती। काश उसकी शक्ल कभी हानि ना दिखता और कभी उसकी माँ यूं उससे दूर न जाती। इसकी बातों में, उसके लफ्ज़ों में जहर था जो गालिया के रोम रोम में सरैत कर रहा था। इतनी तकलीफ तो उसे तब ना हुई थी जब उसने किसी मोमी गुड़िया की तरह पटक पटक कर उसे फेंका था। जितनी तकलीफ उसे अब हो रही थी उसके लहजे से, उसकी बातों से वो कांप रही थी। अशल, मेरी बात सुनो, देखो उसे ट्रैप। वाह, उसने हसन की बात काट कर तालियां बजाई थी। यानी कि सारे फोरेंसिक डॉक्टर सब सबूत झूठे हैं, बस ये लड़की, इसकी झूठी कहानी सच्ची। तो अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद करवा दूं कि जो औरत आज मनो मिट्टी तले दफन है, उस औरत को आपकी बीवी कहते हैं। निस्फ बेहतर, जिसे बेवफाई करने में आपने तो आधा दिन भी नहीं गुजारा। उसने आसन को नफरत से देखते कहा था। अशल, वो मोहब्बत ही है और रहेगी मेरे लिए। आसन का हाथ उठा था हवा में मगर फिर नीचे गिर गया था। उसके लहजे की कड़क बहुत ज़्यादा थी। अशल, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? वो भाई हैं हमारे और हनिया आपी से उनकी मोहब्बत क्या थी क्या नहीं, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। तुम उन सब के सामने उनकी मोहब्बत पर उंगली नहीं उठा सकते। अरबत भी सारा शोर शराबा सुनकर अशल के कमरे से नीचे आया था और अशल से कहा था, तो फिर कैसे बात करूँ? हाँ, एक कातला को घर ले आए, ये तो उनको नज़र नहीं आता। यह बहुत मासूम है। क्या चाहते हैं कि मैं अपने बाप के साथ साथ अपने बहनों जैसी भाभी का भी कत्ल भूल जाऊँ? और जो है जैसे है कबूल कर लो और फिर कल को कोई मुझसे इन दोनों को भी छीन ले। वो फट पड़ा था। बाबा का कत्ल नहीं था, वो सिर्फ एक हादसा था। आसन की आंखें जलने लगी थी। वो सब याद करते। कैसा हसीन इत्तेफाकन बाबा अपने मरने से आधा घंटे पहले मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि अशल प्लीज़ घर आ जाओ, कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा, कोई हम सबको मार देगा। और फिर इसके आधे घंटे बाद मुझे आपकी कॉल आती कि बाबा मामा का कार एक्सीडेंट हो गया। और जब मैं आपको ये सब बताता हूँ कि बाबा की उनके नंबर से कॉल है तो आप मुझे कहते हैं कि बाबा के नंबर से तुम्हें कोई कॉल ही नहीं आएगी और मैंने कोई ख्वाब देखा होगा या मुझे अलूजन हुआ होगा। ग्रेट भाई ग्रेट, अब भी कह दें भाभी की मौत भी कोई अलूजन है। तब चुप कर गया था मगर अब मैं चुप नहीं रहूँगा, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में तंबी थी, वार्निंग थी। अशल, मैंने सारे इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, वैसे कुछ भी नहीं था बाबा की, किसी से कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं था। और फिर 2 साल तक मैं तुम्हारे बाद भी हर तरह की इन्वेस्टिगेशन टीम हायर कर चुका था, उनको भी ये सिर्फ हादसा ही लगता था। फिर मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे और बाबा के कॉल रिकॉर्ड भी चेक करवाए थे और दोनों रिकॉर्ड में इस वक्त की कोई कॉल नहीं मिली। इनफैक्ट तुम्हारे जाने के बाद बाबा ने तुम्हें कोई कॉल की ही नहीं। फिर कैसे कह सकते हो तुम कि तुम्हें अचानक कॉल आती है बाबा की? देखो जब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल, मगर जैसा तुम कह रहे हो वैसा कुछ सामने नहीं आया था। फिर मुझे हानिया ने समझाया था कि जब कोई अपना दूर जाने लगता है तो इंसान को अलूजन आते हैं। उसके मतलब हो सकता है अशल को अलूजन आया हो। उसने नरमी से अशल को समझाते कहा था। मैंने कहा ना कि वो अलूजन नहीं था वो अलूजन। उसने टेबल पर पड़ा फिश बाल उठाकर पिटका था जिसमें मौजूद मछली नीचे गिरती तड़पने लगी थी। गाली को अपनी और उस मछली की हालत एक जैसी लगी थी। वो मछली भी बगैर कसूर के तड़प रही थी, बेगुनाह मौत उस पर हावी हो रही थी। गाली ने उठकर उस मछली को पकड़ा था और पास पड़े पानी के जाग में डाल दिया था। वो सांस बाहर होते तैरने लगी थी। अरबत, अशर और हसन ने गाली के हाथों की लग्जश देखी थी। चलो घाली, उसके मछली को पानी में डालते ही मफाती ने घाली का हाथ पकड़कर उठाना चाहा था उसे।
जिसे अशल ने पीछे करके धक्का दी और बद ने बर वक्त उसे पकड़ा था। तुम्हें जानना है, दफा जाओ, ये लड़की अब थाने जाएगी। उसने मफाता की तरफ मुड़ते गिरते हुए कहा था। गलिया तुम सामने हनी के रूम में जाओ। आशा ने उसे कहा था, खबरदार मेरे भतीजे के साय से भी दूर रहना अब, वरना वो हाल करूँगा कि मौत भी तुम्हें मुझसे पूछ कर आएगी। उसने कड़े तेवरों से गालिया की तरफ देखते तंबीह की थी। अशल तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? आशा ने उसकी तरफ देखते कहा था, नहीं है मुझे भरोसा, किसी पर भी भरोसा नहीं है। उसने नबी में गर्दन हिलाते जिद्दी लहजा अपनाया था। अशल क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा था? अरबत ने मफाते से पीछे हटते कहा था, मुझे फजूल की कोई बहस नहीं सुनी। मैंने कह दिया कि ये लड़की यह तो मेरे हाथों मरेगी या थाने जाएगी। अगर ये थाने नहीं जाएगी तो मुझे उसे मारकर थाने जाना मंजूर है। अशल ने गालिया का हाथ पकड़ते उसे खींचते कहा था, अशल तुम ये क्या कर, अगर आसन भाई ने कोई फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। वो हमारे बड़े हैं और रानिया के साथ उनका रिश्ता हमसे सबसे बढ़कर कहीं ज़्यादा है। तो ऐसा करते हैं, एक बार उन पर यकीन करके देख लेते हैं। आलम काफ़ी देर से दूर खड़ा कब से ये तमाशा देख रहा था। जब भी आगे बढ़कर बोला था, उसकी आंखों में कुछ तो था जिसे वो बड़ी मुआरा से लफ्ज़ों में ढालकर छुपा गया था। तुम भी यही कहोगे? तुम्हारी तो बहन थी यार वो। अशल ने हैरत से आलम की तरफ देखा था। देखो अशल, जो होना था हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता, मगर हम अपने बाकी रिश्ते को झगड़ों बेजा जिद की से खो नहीं सकते। मैं आसन भाई के फैसले को ऑन करता है, जैसे भाई मुनासिब समझे। उसने आसन के नज़र में अपने कद को ऊंचा करते अपनी इज्जत और बढ़ा ली थी, मगर मैं ये सब नहीं कर सकता। आज रात होने से पहले पहले ये लड़की आपको जेल की सलाखों के पीछे मिलेगी, वादा है ये मेरा आपसे। उसने अटल लहजे में कहते सबको वार्न किया था। और तुम, वो दो कदम उसके करीब हुआ था और उसकी लत्ती उससे दो कदम दूर होती पास ही पड़े सोफे पर ढह गई। वो उसके ऊपर झुका था। तुम इन 3-4 घंटों में जितने खुल के सांस ले सकती हो ले लो, उसके बाद तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी घुटन बढ़ा दूंगा कि तुम सांस लेने के लिए तरसोगी। जिस तरह तुमने हमसे हमारी जन्नत, हमारा साहिबान छीना है, वैसे ही तुमसे तुम्हारा साहिबान छीन लूँगा। तुम्हारे पैरों से ज़मीन निकल जाएगी जब तुम किसी अपने को खो दोगी, फिर तुम्हें हम सबके तकलीफ का अंदाज़ा होगा। कहते वो रुका नहीं था, लंबे लंबे डांग भरता अपने रूम में बंद हो गया। अरबद ने नफी में सर हिलाया था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसने कभी भी आसन से इस लहजे में बात नहीं की थी। एक इस लड़के ने एक भाई को उसके भाई के सामने ला खड़ा कर दिया कि वो आज अपने भाई के सामने डट कर खड़ा हो गया। तुम जो सोच रहे हो अरबद, उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है ना, मुझे कुछ करना ही पड़ा और भाई भाई के सामने आमने आकर खड़ा हो गया। आज रोज इस घर में सर्द जंग होगी और इस जंग से रफ्ता रफ्ता नफरतें फूटेंगी जैसे फूल जड़ियाँ फूटती हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार करूं जब ये दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे। उसके साथ आंखों में शैतानी थी। अपने सर के खुजाते वो आसन की तरफ बढ़ा था। आप ठीक हैं आसन भाई? उसने हाथ से पकड़कर उन्हें बिठाते हुए कहा था। मैं ठीक हूँ आलम, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। कहा अशर भी मुझ पर ट्रस्ट कर सकता। आसन ने उसका कंधा थपकते कहा था, कोई बात नहीं आसन भाई, अभी गुस्से में है, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगा। उसने उन्हें तसल्ली देते कहा था, जबकि अरबद ने उसे घूरते हुए सख्त नज़र से देखा था। वो शख्स कभी भी अरबद की गुड बुक में नहीं रहा था। उसे आलम का बिला वजह का श्री लहजा ठटक रहा था। काश ऐसा ही हो, आसन ने अपना माथा मसलते कहा था। अरबद प्लीज तुम घालिया और मफातिया को उनके घर छोड़ो। आसन ने अरबद की तरफ देखते कहा था, जो किसी गहरी सोच में मुब्तला था। हाँ ये ठीक है आसन भाई, कहते वो बाहर की तरफ बढ़ा था जब उसके कानों में आवाज़ गूंजी थी। नहीं आसन भाई, हम चले जाएंगे, आप उनको मना कर दे। मफातिया ने कहते गालिया का हाथ थामा था। नहीं मफातिया, तुम दोनों को अकेले जाना ठीक नहीं है, और घालिया तुम्हें अशर से डरने की ज़रूरत नहीं, जब तक मैं हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अब शाबाश कर दो, तुम्हारे बाबा परेशान हो रहे होंगे। और अरबाज एक सिक्योरिटी गार्ड को उनके घर के बाहर ड्यूटी पर लगवा दो। उन्होंने पहले मफातिया से और फिर अरबाज से कहा था। चलें आसन भाई, आप रूम में चले रेस्ट करें। आलिम उनको लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ा था। मफातिया ने गालिया को इशारा करते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। वो अरबाज के पीछे चल रही थी। गालिया ने कदम आगे बढ़ाया था जब कांच के टुकड़े से उसके पैरों में पैवस्त हुए। जूते तो उसके थाने में ही कहीं रह गए थे। उसे होश ही कब था किसी चीज़ का। ऊच दर्द से कराहते वो वहीं बैठ गई थी। आंखों में पानी भरे उसने अपने पाँव की तरफ देखा था और उसकी तकलीफ का मंजर सामने दरवाज़ा खोलते अशल ने भी देखा था। उसकी डुबडुबाती आंखें, उसका कराहना एक लम्हे को दिल चाह के उसके पाँव से कांच को निकाल कर दूर फेंक दे, और अपने दिल के हाथों मजबूर होते वो कदम कदम चलता उस तक आया था। कदमों की चाप पर गालिया ने तकलीफ से बेहाल होते अशल की तरफ ऊपर देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली थीं। गालिया की डुबडुबाती आंखों में कुछ ऐसा तलसम था कि उसने अशल की धड़कनों को एक पल के लिए साकत कर लिया था। वो किसी ट्रांस की कैफियत में उसके पाँव के पास बैठा था और उसकी आंखों में देखते उसके पाँव को पकड़ा था। गुलाबी पाँव लहूलुहान था। अपने पाँव पर उसके हाथों का लम्हा पाते उसकी खुली आंखों से आंसू किसी कतार की सूरत गिरे थे। दोनों ने पलकें नहीं झपकी थी।
उसने उसके दोनों पाँव से बारी बारी कांच के टुकड़े निकाले थे। वो हर बार दर्द से सिसकी भरती थी, मगर उसकी आंखों में देखे जा रही थी एक शहर था जो दोनों पर किसी ने फूंक दिया था, जैसे वो अशल ना हो और जैसे अशल के सामने मौजूद लड़की घालिया ना हो। घालिया के सामने मौजूद शख्स इब्ने आदम उसकी मोहब्बत थी और अशल के सामने मौजूद लड़की बिन्त हवा उसकी शुरू होने वाली लाजवाल मोहब्बत का हिजार थी। आई एम सॉरी मुफातिह, मैंने मुझे या मेरी बहन को आपकी कोई मदद, कोई सॉरी नहीं चाहिए। आपके पैसे मैं बहुत जल्द लौटा दूँगी। मुझसे या मेरी बहन से अब सिर्फ आसन भाई का तल्लुक है, इसलिए मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोचिएगा। अरबाज मुफातिह के बाहर आते उसके सामने खड़े होते बोला था, जब उसने उसकी बात करते गुस्से से एक एक लफ्ज़ बातें कहा था और अपने पीछे मुफातिह को ना पाकर दोबारा अंदर बढ़ने लगी थी। जब उसने बाजू से पकड़कर उसे गाड़ी के शीशे के साथ लगाया था। मुझे कतन पसंद नहीं कि कोई भी लड़की मुझे या मेरी बात को इग्नोर करे, इसलिए नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। दूसरी बात, मेरी गाड़ी के शीशे की कीमत तुम्हारे एटीट्यूड से कहीं ज़्यादा है, इसलिए मुझे मेरे पैसे जल्द वापस चाहिए। गॉट इट। उसके ऊपर झुकते उसने आंखों में गुस्सा दिलाते कहा था। उसे अच्छा नहीं लगा था कि उसे ऐसे इग्नोर करके जा रही है। आज तक किसी ने भी उसे ऐसे इग्नोर नहीं किया था। लड़कियां उससे बात करने के बहाने ढूंढती थी और जिससे बात करने का वो बहाना ढूंढ रहा था उसे वो घास नहीं डाल रही थी, बल्कि उल्टा एटीट्यूड दिखा रही थी। निकले ना तुम भी अपने दोस्त जैसे बेरहम, वो शफाक वादा है तुमसे, तुम्हारे पैसे जल्द लौटा दूंगी। उसके बाद मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाना। तुम जैसे लोग किसी की इज्जत की परवाह नहीं करते, तुम जैसे कि तुम्हारी अखलाकियात और रवायात सब पैसा होती हैं। हालांकि तरबियत भी अब हटो पीछे। दोनों हाथ उसके सीने पर रखती उसे धक्का दे वो तान फन करती अंदर चली गई और अरबाज ने हाथ का मुक्का बनाकर गाड़ी के बोनट पर मारा था। जस्ट वेट एंड वॉच मुफातिह असगर कहते वो गाड़ी में बैठा था। घालिया तुम ठीक तो? दूर से अशर को उसके पास बैठते देख उसने आवाज़ लगाई थी। दोनों के गिर्द मौजूद तलसम टूटा था। अशर ने बेदर्दी से उसका पाँव छुड़ा था। दोनों की आंखें एक साथ झपकी थी। घाली के मुंह से एक दर्द भरी सिसकी निकली थी और उसका पाँव झटकता चला गया। तुम ठीक तो? ये सब कहीं फिर से अशर ने? मुफातिह ने अशर की पुश्त देखते पूछा था। नहीं, मुझसे गलती से पाँव रखे गए कांच पर उन्होंने तो कांच निकाला। उसने मुफातिह के सारे उठते हुए कहा था। बेदर्द बेरहम बेज़मीर लोग हैं ये। मैं इस वक्त को पछता हूँ जब हनी हमारे घर आया था, काश वो ना आया होता तो ये सब कुछ ना हुआ था। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी, मगर घालिया तो उसकी आंखों के सैर में फिर से मुकीद हो गई थी। मुफातिह ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठाया था और फिर खुद भी बैठी। अरबाज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। अरबाज उनकी गली के बाहर गाड़ी रोक रही थी क्योंकि गाड़ी गली के अंदर नहीं जा सकती थी। मैं चलता हूँ, साथ आगे बढ़कर उसने गाड़ी का हाथ थामना चाहता। कोई ज़रूरत नहीं, बहुत शुक्रिया आपकी मदद का, कहते मुफातिह ने बुरी से अरबाज का हाथ झटका था और घाली की कमर में हाथ डाले उसे लिए आगे बढ़ गई थी। अरबाज ने गुस्से से मुफातिह की तरफ देखा था, मगर वो नो लिफ्ट का साइन देती आगे बढ़ गई। एटीट्यूड, मगर कब तक? अब तुमसे बात करना मेरी जिद बनता जा रहा है और जब अरबाज किसी चीज़ की जिद पकड़ ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। उसकी पोस्ट को घुरते उसने कहा था, बाहर ड्यूटी पर रहना और कुछ भी हो इतला करते रहना। कोई भी मशकूक करके देखो तो मुझे लाजमी बताना। फिर से कह रहा हूँ, अपनी आंखें और कान खोले रखना। उसने गार्ड को अच्छी तरह समझाया था और फिर गाड़ी में बैठा था और गाड़ी जहन से आगे बढ़ गई। आलम आसन को उसके कमरे में छोड़कर बाहर निकला था और गाड़ी में बैठा था। कुछ मिनटों ड्राइव करने के बाद गाड़ी एक वसी और अरीज घर के अंदर खड़ी हुई थी। वो कदम कदम चलता अंदर गया, फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोला। आलीशान कमरे का वास्म एक जहाज़ी सैज बेड पड़ा था जिस पर लाकर सा वजूद आंखें मेचे लेटा था। उसके आने की आहट से उस वजूद ने आंखें खोली थी। उसकी आंखें आलम को देखकर चमक उठी थी। आलम ने आगे बढ़कर उसके माथे पर बोसा दिया था। 2 साल बाद दूसरी फतह मुबारक हो, उसने अपने सर को खुजाते कहका लगाते कहा था। उसके कह के मैं अजीब सी वहशत थी। सब्ज आंखों में हंसने की शिद्दत से नमी आई थी। बेड पर लेटे वजूद की आंखों में उसके लफ्ज़ सुनकर नमी आई थी। वो अब क्या कर रहा था? उसका दिल डूबा था। उसने हरकत करने की कोशिश की थी, मगर फालिज की ज्यादती की वजह से दूसरों की मोहताजी थी। क्या बात तुमने? उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था। हाल से गिनती के चंद लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। मुंह से पानी बह रहा था। ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी बहन को मार दिया, जहर दे दिया। उसने सर पर हाथ फिरते फिर से पूरी शिद्दत से कहका लगाया था कि दरो दीवार हिल गए थे। ओह, रोने का नहीं बल्कि रोने का नहीं, माई लाभ। उसने आगे बढ़कर बेड पर पड़े वजूद की आंखों से आंसू साफ की तो फिर से हंसा था। मैंने अच्छा किया ना, मैं सब अच्छा कर दूंगा। अब अगली बार हने की है, वो मर जाएगा, उसे भी मरना होगा। उसने साइड टेबल पर छुरी सामने दीवार पर लगे बोर्ड पर चस्पा हनी की तस्वीर पर फेंकी थी। वेरी सैड, वो हंसा था। हंसो ना, उसने बेड पर लेटे वजूद से कहा था और फिर बाहर चला गया। ख्याल रखना, बाहर खड़े ड्यूटी पर मामूर मुलाजिम को कहते उसने सिगरेट सुलगाकर लबों में दबाई थी और फासिल को कॉल की थी। काम हुआ या नहीं? उसने फासिल को फ़ोन उठाते उससे पूछा। जी सर, कब का हो गया? अब तक तो उसकी खबर आ जानी चाहिए थी।
वासिफ ने घड़ी देखते कहा था, सोच लो वासिफ, अगर इस बार कोई बाढ़ हुई तो जान से मार दूंगा तुम्हें। मुझे वो लड़की तकलीफ में चाहिए और उसका शक भी अशल पर। उसने दांत कचकचाते एक एक लफ्ज़ अदा किया तो फ़ोन बंद कर दिया। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ पाँव लटका कर गाड़ी में बैठा था और घड़ी की तरफ देखने लगा था। अशल, ये सब तुमने किया। तुमने कहा था कि तुम मेरे सर से साहिबान छीन लोगे। तुमने मेरा साहिबान छीन लिया। हाउ रोमांटिक। बेचारी घालिया, मुझे तो उसके डायलॉग भी याद हो गए। कह कलकाते उसने लाइटर के कैप को खोला था, शोला निकला था, फिर बंद किया था, शोला गायब हो गया। फिर खोला था, शोला निकला था, फिर बंद किया था, शोला गायब हो गया। अब उसने गिनती शुरू की थी। एक शोला निकला था, फिर गायब हुआ। दो शोला निकला था, फिर गायब हुआ। तीन शोला निकला था, फिर गायब हुआ। अभी वो कहने ही लगा कि फ़ोन बजने लगा था। उसने फ़ोन स्क्रीन पर नंबर देखा था। आसन की कॉल थी। आज सैड न्यूज़ हो गई कोई, मगर मैंने कुछ नहीं किया। सर पर हाथ मारते दाएं सब्ज आंख वेंग करते उसने दांतों को बाहर निकालते कह कर लगाया था और गहरा सांस लेकर कॉल रिसीव की थी। कब कैसे? ओह सो सैड बेचारी घाले। जी आसन भाई, जी मैं बस पहुंच रहा हूँ। कहते उसने कॉल डिस्कनेक्ट की थी। चलो आलम, एक और बार इन खबीसों की शक्ल देखने के लिए तैयार हो जाओ। गाड़ी स्टार्ट करते कहा था उसने। वो दोनों घर में घुसे तो गैस की बू हर तरफ फैली हुई थी। दोनों ने अपने नाक पर हाथ रखा था और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। ये गैस की स्मेल, चूल्हा तो बंद था, फिर कैसे इतनी स्मेल फैल गई? मफात ने जल्दी से किचन की तरफ घुसते कहा था। घलिया जल्दी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। उसके बाप अक्सर रात को देर से आकर सोफे पर ही औंधा लेट जाता था और ड्राइंग रूम और किचन एक ही थी। वो आज भी सोफे पर औंधा लेटा था। बाबा, गाली ने बाप का चेहरा थप थपाते आवाज़ें मगर चेहरा ढलक गया था। वो दो कदम पीछे हुई थी बाप से, वैसे जिसम किसी अनहोनी के खदशे से कांप रहा था। मफाते भी चूल्हा बंद करके बुरी तरह खांसती गाली तक पहुंची थी। क्या हुआ गालिया? उसने कहा था। बाबा, उसने मुंह पर हाथ रखे कहा था। मफाते ने आगे बढ़कर फजल अहमद का चेहरा थप का। चाचू, मफाते ने भी आवाज़ें लगाई मगर अब जवाब नहीं आया। फजल अहमद का सर कभी यहाँ तो कभी वहाँ लुढ़क जाता। कहीं बाबा। गाली को लगा था कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। नहीं, तुम क्यों इतना सोच? ऐसा कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर को लेकर आती, तुम पानी के छिंटे मारो चाचू के मुंह पर। कहते वो जल्दी से बाहर भागी थी। कुछ ही फासले पर क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर को ले आई थी। डॉक्टर मफाता के साथ चलता अंदर आया। गैस की बू कुछ हद तक कम हुई थी मगर अभी भी थी। गालिया गुमसुम खड़ी थी। शायद वो जान चुकी थी कि अब उस पर एक और क़यामत गुजरने वाली नहीं। गैस की बू की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से तकरीबन 15 मिनट पहले उनकी डेथ हो चुकी है। सॉरी, डॉक्टर ने चेक करते कहा था और बाहर की तरफ चाल दिया। नहीं, मुफात ने नफी की थी डॉक्टर की बात की, बल्कि जबकि घालिया के कानों में अशर के कहे लफ्ज़ गूंजे थे। तुम इन 3-4 घंटों में जितने खोलकर सांस ले सकते ले लो, उसके बाद तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी घुटन बढ़ा दूंगा कि तुम सांस लेने के लिए तरसोगे। जैसे तुमने हमसे हमारी जन्नत, हमारा साहिबान छीना है, वैसे ही तुमसे तुम्हारा साहिबान छीन लूँगा। तुम्हारे पैरों से ज़मीन निकल जाएगी जब तुम किसी अपने को खो दोगी। फिर तुम्हें हम सब की तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा। और वो होशो हवा से बेगाना होकर ज़मीन पर गिर गई थी। सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर ही खड़ा था उसने अशर को कॉल मिलाई थी। क्या लगता है घालिया अशर को कसूरवार ठहराएगी या नहीं? क्या अशर घालिया के बाप की मौत की खबर सुनकर उस पर यकीन कर पाएगा या नहीं?